काली फंगस और सफ़ेद फंगस के बाद अब देश में पीली फंगस का पहला मामला सामने आया है। गाज़ियाबाद के एक अस्पताल में येलो फंगस का पहला केस मिला है। ये फंगस ब्लैक और वाइट फंगस से ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। आइए इस फंगस के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। देश के जाने माने नेत्र रोग चिकित्सक और प्रोफेसर मेजर जनरल जे.के. असफरियार, जो पूर्व अपर महानिदेशक अनुसंधान स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा रह चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद। हमने पिछले दिनों कोविड-19 महामारी की सेकेंड वेव में जिस तरह से ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के केसेस आए थे उस पर चर्चा की थी। अभी हाल ही में रिपोर्ट आ रही है कि अब तीसरा वेरिएंट जो है फंगस का, येलो फंगस भी इसमें पाया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें कोविड-19 या किसी दूसरी बीमारियों के साथ अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उनको ब्लैक, वाइट और येलो करके अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंगस जो है एक बहुत ग्रुप है जिससे कि डिसीजेस फैलती हैं। कॉमन लैंग्वेज में फंगस को हम फफूंद कहते हैं, और हर फंगस इन्फेक्शन नहीं फैलाते हैं। कई फंगस ऐसे हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, जैसे कि ईस्ट जो होता है वो हमारे खाने भोज्य पदार्थों में, चाहे वो चाइनीज़ हो, इंटरकॉन्टिनेंटल हो, हमारे ब्रेड्स जो बनते हैं उसमें है, या मोयन के रूप में उसमें उसको थोड़ा अच्छा सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें भी ये यूज़ होते हैं। इसके अलावा फफूंद और फंगस से ही हमारे कई एंटीबायोटिक्स बनते हैं, और भी कई दूसरी औषधियों का निर्माण इनके द्वारा होता है। तो हर फंगस जो है वो बीमारी फैलाती है, ये हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए। फंगस मैं समझता हूँ कि एल्गी और फंगस ये दो ऐसी प्रजातियाँ हैं जो इस पृथ्वी पे जीवन के सबसे पहले अगर कुछ हुआ है उदय, तो वो इन्हीं का रहा होगा। करीब 15 लाख के करीब फंगस हैं ऐसा माना जाता है प्रजातियाँ, और उनमें से 1,20,000 प्रजातियों को आइडेंटिफाई वैज्ञानिकों ने किया है। उनमें सिर्फ 500 ऐसी स्पेशीज़ हैं जो कि मनुष्यों में, पशु पक्षियों में और वनस्पति में किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन जो उनके द्वारा हो सकता है। अब शरीर में फंगस कैसे जाती है उसके एक, जैसे हमने बताया कि सारे एनवायरनमेंट में फंगस फैले हुए हैं, तो कॉमन फ्लोरा जो हमारा नोज़ का होता है, स्किन है, आँख का जो कंजंक्टिवा है, उनमें भी फंगस के स्पोर्स जो हैं वो घूमते रहते हैं, मगर ये आम तौर से ये किसी तरह का नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाते। यही बातें जो है कोविड-19 के पेशेंट्स में भी लागू होती हैं, और जिनको भी ब्लैक, वाइट या येलो फंगस हुआ है, अब हम येलो फंगस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वो बेसिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि कोविड में जो है इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो रहा है, स्टेरॉइड्स पेशेंट्स ले रहे हैं, उनकी बॉडी में इन्फेक्शन काफ़ी फैला हुआ है। तो ऐसे उसमें फंगस का जो है वहाँ पर ग्रो करना एक तरह से जो है वो उसको एक ऐसा मौका मिलता है जिसमें कि वो आसानी से घुस के और इन्फेक्शन फैला सकते हैं। अब ये इन्फेक्शन जो है ब्लैक फंगस का कहते थे नोज़ के थ्रू जाएगा, ऑर्बिट में जाएगा, आँख को भी उसमें एंगेज कर सकता है, और ब्रेन में जाके डेथ भी हो सकती है, लंग्स में भी ये जाएगा। वाइट फंगस के बारे में भी ऐसा ही है। तो फंगस कहीं भी बॉडी में जा सकता है। येलो फंगस एक्चुअली इसका ये जो ब्लैक, वाइट और येलो जो नाम देते हैं, ये बेसिकली दो वजहों पर निर्भर करते हैं कि ये जो फंगस है ये उससे जो इन्फेक्शन का कैसा जो लीजन बन रहा है उसका कलर क्या है, और दूसरा जो होता है कि जब हम इनको कल्चर में ग्रो करते हैं लैब के अंदर, फंगस जो है वो दो मीडिया कॉमनली यूज़ होते हैं, सेवोरॉइड मीडिया, ब्लड एगार, उनमें इनको ग्रो किया जाता है। तो जो कॉलोनीज उनके जैसे बनते हैं उनके कलर पे होता है। तो एस्परजिलस फ्लेवस जो है वो येलो फंगस है। इसका लैटिन वर्ड है, फ्लेवस का मतलब होता है येलो यानी पीला। तो ये पीले कलर की कॉलोनीज जो हैं ये उसमें कल्चर मीडिया में बनती हैं, इसलिए इसको जो है येलो फंगस का नाम दिया गया है। और ये कॉलोनीज जब शुरू में येलो हैं, फिर गोल्डन येलो और ब्लूइश और ग्रीनिश कलर में ये बन जाती है। म्यूकोरमाइकोसिस क्योंकि ब्लैक या डार्कर ब्लू होते हैं, तो इसलिए ब्लैक फंगस हुआ। और ये जो है एस्परजिलोसिस जो है
ये येलो फंगस है एस्परजिलस फ्लेविटर। एस्परजिलस की दूसरी भी प्रजातियां हैं जिसमें एस्परजिलस नाइजर जो है वो ब्लैक कलर का निकलता है, और भी दूसरे हैं उसमें फ्यूमिगेटस है, उसके और भी अलग उसकी कॉलोनीज ग्रीनिश कलर की बनती हैं। और एस्परजिलस और म्यूकोरमाइकोसिस ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। और ये अगर कहा जाए कि ये एस्परजिलोसिस जो है एस्परजिलस फ्लेवस या येलो फंगस पहली बार डिटेक्ट किया है, तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। रेप्टाइल्स वगैरह में, स्नैक्स में इसमें है वो बताया गया, अभी भी बता रहे हैं, मगर ये ह्यूमन बीइंग्स में भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ये बहुत कॉमन रहा है। और जो अगर आप साइंटिफिक लिटरेचर देखेंगे तो जो म्यूकोरमाइकोसिस से ऑर्बिट में और आँख निकालने की जो नौबत आई है, उसी तरह के जो एस्परजिलोसिस के उसमें भी हमें एस्परजिलोसिस फ्यूमिगेटस और फ्लेवस और नाइजर तीनों में इस तरह के देखने को मिले। अब ये एस्परजिलोसिस फ्लेवस जो है या येलो फंगस है, ये शरीर में स्किन के द्वारा जा सकता है, नाक से जा सकता है, इंटेस्टाइन में जा सकता है, तो ये एक किसी भी रूट से जा सकता है, इसके मल्टी रूट हो सकते हैं। और एक कॉमन दूसरा होता है जो कान में ओटाइटिस मीडिया या क्रॉनिक इन्फेक्शन है, उससे भी ये येलो फंगस है, ये शरीर में इन्फेक्शन दे सकते हैं। अब अगर ये इंटेस्टाइन के थ्रू जाता है तो ये शरीर के विभिन्न अंगों में जाएगा, वहाँ आंतों में ये इन्फेक्शन फैलाएगा, लिवर में, किडनी में, और उसके बाद में लंग्स इत्यादि सब तरफ होगा। तो इससे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में ही ये ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पहले भी हुए हैं, रीनल ट्रांसप्लांट है, ब्लड कैंसर है, कैंसर सर्वाइवर हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, और अब ये कोविड-19 में लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड वाले पेशेंट्स हैं, ये इनमें भी ये हो रहा है। तो बेसिकली ये आपको ये उन्हीं पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे जिसमें कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है। येलो फंगस में क्योंकि बॉडी में सब तरफ फैल गया है, पेशेंट्स को जो है भूख कम लगेगी, उसको लिथार्जी आ रही है, बॉडी एक हो रहा है, फीवर हो रहा है, इसकी वजह से उसका वजन कम होगा, फैट का लॉस होगा, तो ऐसा लगता है कि आंखें जो हैं वो श्रंकन हो रही हैं। बड़ी ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में ऐसा ही हो। अगर ये नोज़ के थ्रू ऑर्बिट में गया है तो आपको बिल्कुल म्यूकोरमाइकोसिस जैसे आँख में स्वेलिंग होना, दर्द होना, सूजन होना, बाहर निकली होना, वो भी इसमें दिखाई दे सकते हैं। अब येलो फंगस को या फ्लेवस एस्परजिलोसिस जो है उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पहला तो सस्पिशन हमारा जाता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, जैसे कोविड वाले, अगर उसमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये ज़रूर चिंता की विषय हो सकती है। दूसरा जो है कि बॉडी में जब ये सीवियर इन्फेक्शंस फैल रहे हैं तो उसमें होता क्या है कि शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे भी ये अटैक करता है, और उसकी वजह से जो है वो नेक्रोसिस ब्लड वेसल्स में होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, और हार्ट की प्रॉब्लम्स और ब्रेन इत्यादि उसमें भी ये इसके सिम्टम्स जो हैं वो आने लगेंगे। इन सिम्टम्स के साथ में जब आपको सस्पिशन हो रहा है तो इसकी डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है? फंगल इन्फेक्शन की डायग्नोसिस बहुत सिंपल होती है। इसकी जो 3 टेस्ट हैं वो फंगस के किए जा सकते हैं। अगर वो स्किन से है, बाहर से ही है, तो वहाँ से आप उसका बायोप्सी टुकड़ा ले सकते हैं, और उसको डायरेक्ट अगर देखना है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्रिपरेशन होती है, उसमें अगर आप फंगस को डालेंगे तो फंगस जो है उसके 3 तरह के फंगस होते हैं कि एक में हाइफीज बनते हैं, दूसरे में सिंगल होते हैं जिसमें कोई फिलामेंट्स वगैरह नहीं है, और कैंडिडा के जो हैं वो बिल्कुल कॉटन टाइप के होते हैं। तो आप उनको देख के ये आइडेंटिफाई ब्रॉडली कर सकते हैं कि ये इसमें किसी तरह का किस टाइप का फंगस ये हो सकता है। उसके बाद में फिर दूसरे जो टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट का रिज़ल्ट हमें 15 मिनट में मिल जाएगा। दूसरा जो कल्चर होता है और उसके रिज़ल्ट्स आने में टाइम लगता है, वो 24 घंटे से 72 घंटे, उसमें डिपेंडिंग अपॉन कि मीडिया में कितना हमने उसको इनोकुलेट किया है या कितना इसका विरुलेंसी है, कितना ये आक्रामक फंगस है, तो वे कल्चर मीडिया में ग्रो होगा। और मैंने जैसा आपको बताया सेबोरोड एगार और ब्लड एगार जो है उन कल्चर प्लेट में कॉलोनीज ग्रो होती हैं, और उसी हिसाब से इनके कलर के हिसाब से इनको इसके नाम दिए गए। ग्राम स्टेनिंग एक तीसरा टेस्ट होता है, और एलिजा जो है वो जो टेस्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं उनसे भी जो है इन फंगस को इसमें परीक्षण करके इसका पता लगाया जा सकता है। अब आपने लेबोरेटरी टेस्ट कर ली है, मगर क्योंकि अगर इसमें KOH माउंट पे आपको एक ब्रॉड ये पता लगेगा, फाइनल डिटेल्स और स्पेशीज़ कौन सी हैं, एस्परजिलोसिस है,
फ्यूजेरियम है, कैंडिडा है या म्यूकोरमाइकोसिस है, ये आने में टाइम लगता है। तो आपको सस्पिशन के साथ में इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू करना होता है। अब ये सैंपल्स जो हैं वो अगर बॉडी के अंदर से लेना है तो नोज़ में बायोप्सी करके हो सकता है, थ्रोट से लिया जा सकता है, लंग्स में आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ब्रांकोस्कोप डाल के, ट्यूब एंडोस्कोपी डाल के, वहाँ से लवाज लेके उसमें ये डाले जा सकते हैं, या इंटेस्टिन वगैरह में भी एंडोस्कोपी से सस्पिशन जो है एमआरआई में और या दूसरे इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स में दिखाई देता है, आप उसमें से इसको लेके और टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के बाद उसका ट्रीटमेंट करने में देर हो जाएगी, इसलिए जब सस्पिशन हो गया, हाई सस्पिशन है कि ये फंगल है, KOH माउथ में आ गया, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग्स जो हैं वो इमीडिएटली शुरू किए जा सकते हैं। चाहे वाइट फंगस हो, चाहे ब्लैक फंगस हो, चाहे येलो फंगस हो, ज़्यादातर उसमें कोई ना कोई एंटी फंगल ड्रग जो है वो इफ़ेक्टिव होता है। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस इन फंगस में जो देखने को मिली है वो इंट्रावीनस एम्फोटेरिसिन BL जो एंटी फंगल है, वो उसका जो है वो करीब करीब सारे फंगस पे वो इफ़ेक्टिव होता है। तो आप उसका जो है वो डॉक्टर्स जो है उसका परीक्षण के बाद में इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अब येलो फंगस में जो है एम्फोटेरिसिन B के अलावा बाकी ड्रग्स भी इसमें इफ़ेक्टिव हैं, और एक नया ड्रग वोरिकोनाजॉल है, वो बहुत इसमें इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा कैप्सिफंजिन है, वो भी इसमें होता है, और इट्रोकिनोजॉल जो दूसरे नए फंगल ड्रग हैं उनके भी इंट्रावीनस इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और बाद में मेंटेनेंस डोज जो है वो 4 से 12 हफ्ते तक जो है वो टैबलेट के फॉर्म्स में भी इसको दिया जा सकता है। तो अब सही समय पे अगर इसकी डायग्नोसिस हो गई और ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो ये फंगल इन्फेक्शन बहुत सीवियर स्टेज में नहीं जा सकते हैं। और येलो फंगस जो है वो स्लोली ग्रो करता है, मगर यही है कि ये जो है बॉडी के विभिन्न अंगों में जाके अटैक करता है। तो जब इसका पता चलता है तब तक हो सकता है कि ये ज़्यादा अंगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, इस वजह से ये इन्फेक्शन सीरियस हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन जो है उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें सचेत होना चाहिए। और ये कहाँ से जैसे जा सकते हैं, ये अभी जो येलो फंगस जो है ये कॉमनली जो घूमता है, ये जो फार्मर्स हैं, खेती के काम जहाँ होते हैं, जहाँ ज़मीन पे सॉइल इत्यादि से होता है, पशुओं का जो पशुपालन करते हैं, उनमें इनकी संभावना ज़्यादा होती है। और यही वजह है कि ये फंगस जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा भारत का है, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ का, वो 25 से 40 डिग्री 45 डिग्री तक में ये ग्रो करता है। इसलिए जो है ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और ख़ास करके रूरल एरिया के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें ये ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शहरी इलाकों में ये नहीं हो सकता है। तो इसका बचाव कैसे किया जाए? इसके बचाव का सबसे अच्छा तरीका जो है कि आप अपना पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखिए। हाथों को बार बार साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, और गंदे हाथों से मुंह, नाक, आँख पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर मास्क जो आप यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली करिए, पर उसको बीच बीच में चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि लगातार पुराना मास्क यूज़ करने से मॉइस्चर के साथ में जो है उसमें फंगस उसमें ग्रो होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है पर्सनल हाइजीन में मैं कहूँगा कि ओरल हाइजीन जो है, बात जो मुंह की सफाई बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट, बीड़ी और पान गुटखा इत्यादि का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा चाय इत्यादि पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं, उनकी ओरल हाइजीन जो है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, उनमें ये इन्फेक्शन की संभावना बढ़ती है। तो आपको जो है ओरल हाइजीन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग इत्यादि जितने बचाए जा सकें उतना ठीक है, अच्छा ही रहेगा। और अगर आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करने का तरीका जो प्रॉपर डेंटिस्ट बताते हैं कि वो इस तरह से करके करना है ताकि जबड़ों को ये जो गम्स हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। जो टूथब्रश होता है, बहुत पुराना टूथब्रश भी उपयोग करने से उस पर छाले वगैरह पड़ सकते हैं। प्लस अगर इनकी सफाई नहीं हो रही है तो जो ब्रश आप यूज़ कर रहे हैं इनके अंदर भी वो पेस्ट और बाकी चीज़ें जमा होने से उसमें फंगस ग्रो हो सकती है। फ्रिज इत्यादि में जो सामान रखा है वो बहुत पुरानी सब्जियाँ, ब्रेड इत्यादि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें फंगस ग्रो हो सकता है। पर्सनल हाइजीन में जो हमारे आंतरिक पार्ट होते हैं शरीर के, उनका दैनिक कार्य के बाद में उनके अच्छी तरह से स्वच्छ पानी से और साबुन से अगर उनकी सफाई की जाए तो उससे भी जो है ये फंगस के बॉडी में फैलने की संभावनाएं जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। नाक का इन्फेक्शन होना, कान में अगर आपको कोई ओटाइटिस मीडिया इत्यादि है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना, तो उन सब चीज़ों से जो है ये कोई भी प्रकार का अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसका बचाव आसानी से किया जा सकता है। मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप जो है ये जो
जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि पहले कोविड में सेकंड वेव ने इतनी डेथ कर दी, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, उसमें खराबी हो गई, उसके बाद आई कह रही है तो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो गया। मानता हूँ कि ब्लैक फंगस थोड़े केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, वाइट फंगस, अब ये तीसरा येलो फंगस, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे फंगस सालों साल जो हैं ह्यूमन बॉडीज़ को इन्फेक्ट करते रहें, इनका इंसिडेंस बहुत कम होता है और 99% केसेस ये वही होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और कोविड-19 के जो सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, जो पेशेंट वेंटिलेटर पे गए हैं, ऑक्सीजन पे गए हैं, उनमें ज़्यादातर करीब सब में ही जो है डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो, कैंसर सर्वाइवर हो, लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजेज हैं, रीनल ट्रांसप्लांट हुए हैं, उन सब में जो है ये ज़्यादा होते हैं। तो जो इस तरह के व्यक्ति हैं उनको अपने ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फंगस से भयभीत मत होइए, इसका इलाज है, ये कोई नई बीमारी नहीं है, नया खतरा नहीं है और सामने आया है तो इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। समय से इसकी डायग्नोसिस होने से, ट्रीटमेंट इसका होने से किसी भी तरह की जान की इसमें हानि नहीं होती है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सचेत रहिए और जो एक तरह की जो र्यूमर्स हैं या जो हाइप है उससे ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पीली फंगस के कई लक्षण हैं। इसमें से थकान, कमजोरी महसूस होना, भूख न लगना या कम भूख लगना जैसे लक्षण शामिल हैं। जैसे जैसे फंगस का असर बढ़ने लगता है वैसे वैसे मरीज के शरीर में कमजोरी बढ़ने लगती है और वज़न भी तेज़ी से कम होने लगता है। इसलिए इनमें से कोई भी लक्षण यदि दिखाई दे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, दिल्ली।